गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने जंतुओं में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स, और साथ ही पौधों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स समझा था। इसके अलावा हमने जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत हमने समझा था। साथ ही हमने थ्योरी ऑफ हेट्रोगेमिट्स, असमान युग्मकों का सिद्धांत भी हमने समझा था, जिसमें हमने जो है एक्स और एक्स वाई प्रकार पढ़ा था। हमने लिंग निर्धारण के लिए एक्स और एक्स जीरो प्रकार भी हमने पढ़ा था। इसके साथ ही हमने वहाँ मानव में लिंग निर्धारण पढ़ा था, सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेंस। साथ ही हमने सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फल मक्खी के अंदर लिंग निर्धारण भी हमने पढ़ा था। साथ ही हमने जो है पक्षियों में और जो है टिड्डों के अंदर भी हमने लिंग निर्धारण पढ़ा था। साथ ही हमने लिंग निर्धारण के लिए विभिन्न प्राणियों के प्रकारों की सारणी भी हमने पढ़ी थी। अब उससे आगे की बात हम इस वीडियो में करेंगे। अगला सिद्धांत है जीन संतुलन का सिद्धांत, जेनिक बैलेंस थ्योरी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीबी ब्रिजेश द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार एक्स गुणसूत्र ही अलिंगीय गुणसूत्रों के साथ आपेक्षिक संख्या में उपस्थित होकर लिंग निर्धारण करते हैं। वास्तव में लिंगीय एवं लिंगीय गुणसूत्रों का अनुपात ही लिंग निर्धारण का आधार है। लिंग को प्रभावित करने वाले जीन्स वाई गुणसूत्रों में नहीं होते हैं। मादाओं में लिंग को उत्तेजित करने वाले जीन्स एक्स गुणसूत्रों द्वारा वहन किए जाते हैं तथा अलिंगीय गुणसूत्रों द्वारा नारी लिंगीय गुणों को उत्तेजित करने की संभावना प्रबल है। इस प्रकार एक्स गुणसूत्रों की संख्या का अगुणित गुणसूत्रों के समूचे से अनुपात ही लिंग का निर्धारण करता है। ये लिंग अनुपात ही एक्स गुणसूत्रों व अलिंगीय गुणसूत्रों यानी ऑटोसोम्स में मात्रात्मक संतुलन निरूपित करता है। लिंग सूचक या सेक्स इंडेक्स या लिंग निर्धारक अनुपात की बात करें तो यह है एक्स गुणसूत्रों की संख्या अपोन या बटा अगुणित अलिंगीय गुणसूत्रों की समूचे संख्या या हैप्लॉइड ऑटोसोम्स के सेट्स की संख्या के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। इसमें यदि लिंग सूचक सेक्स इंडेक्स 0.5 तक होता है तो प्राणी नर होगा, और अगर ये 1 होता है अनुपात तो प्राणी मादा होना उसका सुनिश्चित है, मादा होगी। यदि यह अनुपात 0.5 से 1 के मध्य आता है तो परिणाम मध्य लिंगी या इंटरसेक्स प्राप्त होगा, और अनुपात अगर 1 से अधिक होता है तो उसको हम जो है अधिमादा या सुपर फीमेल के नाम से जानते हैं, और अगर 0.5 से नीचे होता है तो इसको हम अधि नर या सुपर मेल कहते हैं। फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई में विभिन्न लैंगिक स्थितियों पे अगर हम विचार करें तो देखें, सामान्य नर कैसा होता है जिसमें एक्स गुणसूत्रों की संख्या 1 है एक्स गुणसूत्र, अलिंगीय गुणसूत्रों की समूचे संख्या 2 है, तो 1/2 अनुपात करके 0.5 आता है लिंग अनुपात, और इससे क्या बनता है सामान्य नर। इसी प्रकार सुपर मेल किससे बनेगा, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 1 है एक्स क्रोमोसोम की संख्या, और अलिंगीय गुणसूत्रों की समूची संख्या 3 है, तो 1/3 बराबर 0.33 आ गया, तो ये 0.5 से कम है, इसलिए ये सुपर मेल होंगे। मध्य लिंगी या इंटरसेक्स की बात करें तो एक्स गुणसूत्रों की संख्या 2 है और अलिंगीय गुणसूत्रों की समूची संख्या 3 है, तो 2/3 बराबर 0.67, ये आ गया 0.5 से 1 के बीच में, तो ये जो है मध्य लिंगी या इंटरसेक्स होंगे। इसी प्रकार 2 एक्स और वाई क्रोमोसोम, मतलब 2 एक्स है और 2 ही वाई क्रोमोसोम है, साथ ही 3 अलिंगीय गुणसूत्रों की समूची संख्या है, तो 2/3 यह है, तो 0.67 ये भी मध्य लिंगी या इंटरसेक्स निर्मित करेंगे। सुपर फीमेल की अगर बात करें अधिमादा की, इसमें 3 एक्स क्रोमोसोम है और 2 जो है ऑटोसोम्स है समूचे हैं, तो 2/3 बराबर अगर हम बात करें 0.67 आ गया, जो कि सॉरी ये तो मध्य लिंगी 3/2 हो गया,
3x है, 3x गुणसूत्र है और 2 ऑटोसोम में 3/2 आ गया तो 1.5 आ गया। 1/5 एक से ज़्यादा है तो एक पे मेल सामान्य मादा होती है तो ये अधिमादा हो गई, सुपर फीमेल हो जाती है एक से ज़्यादा होने पर। द्विगुणित मादा की बात करें तो 2x क्रोमोसोम है, 2 ही ऑटोसोम हैं तो 2/2 करके जो है एक आता है। इसी प्रकार त्रिगुणित मादा है जिसमें 3 क्या कहते हैं x क्रोमोसोम है, साथ ही 2 उसमें ऑटोसोम्स हैं। इसी प्रकार जो है 3/3 बराबर ये भी एक ही आता है। ये दो सामान्य मादाएं कहलाती है जो कि 2/2 वाली द्विगुणित मादा है, 3/3 वाली त्रिगुणित मादा है। अपवाद स्वरूप मादा ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें 2 XY क्रोमोसोम और 2 अलिंगीय गुणसूत्रों की समुच्चय संख्या हो तो 2/2 बराबर 1, ये भी अपवाद स्वरूप मादा होगी जो कि सामान्य होगी। अधिलिंगी यानी सुपर सेक्सेज के अगर हम बारे में बात करें, सुपर मेल और सुपर फीमेल के बारे में, तो वैज्ञानिक ब्रिजेज ने ये स्पष्ट किया और अपने स्पष्ट विचार रखे कि फलमकी ड्रोसोफिला में विभिन्न लिंगीय स्थितियों को सारणी से समझा जा सकता है, जिसको हमने समझाया है। फलमकी के अधिनर यानी सुपर मेल एवं अधिमादा है सुपर फीमेल देखने में तो कुछ गुणों के अतिरिक्त सामान्य नर एवं मादा जैसे ही दिखाई देते हैं, किंतु ये जननक्षम नहीं होते हैं, ये अजननक्षम होते हैं, स्ट्रायल होते हैं। इन्हें मेटामेल्स व मेटा फीमेल्स भी कहा जाता है। इसी प्रकार फलमखी के इंटरसेक्सेज यानी मध्यलिंगी भी जनन क्षमता विहीन होकर नर और मादा दोनों के गुणों से युक्त होते हैं। अगला लक्षण है मात्रात्मक सिद्धांत, क्वांटिटेटिव थ्योरी। जिप्सी मोथ, सल्बो या पतंगों में उत्पन्न मध्यलिंगी इंटरसेक्सेस प्राणियों की उत्पत्ति को समझने के लिए गोल्डस्मिथ ने लिंग निर्धारण हेतु मात्रात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके आधार पर उन्होंने समझाया कि लिंग का निर्धारण करने हेतु लिंग निर्धारक जिम्मेदार होते हैं। नर लिंग कारक पुरुषत्व निर्धारक X गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, जबकि मादा लिंग का जो निर्धारक या कारक होते हैं वो स्त्रीत्व निर्धारक जो होते हैं गुण, वो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में विद्यमान रहते हैं। इन दोनों लिंग कारकों यानी कि निर्धारकों का संतुलन ही लिंग निर्धारण के प्रति उत्तरदायी होता है। यह निष्कर्ष लाइमेंट्रिया डिस्पर नामक शलभ के प्रयोगों पर आधारित था। जिप्सी सल्बों की अनेक प्रजातियां विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती हैं। अंतर प्रजातीय संकरण तो सामान्य रूप से होता रहता है, किंतु अंतरा प्रजातीय यानी इंटररेशियल संकरण में लिंग निर्धारक सामर्थ्य के परिवर्तन हो जाने के परिणामस्वरूप सामान्य नहीं आते, किंतु निम्नानुसार प्राप्त होते हैं। सल्बो या मोथ की 2 भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की प्रजातियों के मध्य संकरण के परिणाम आपके सामने हैं। सल्बो की संकरण प्रजातियां जैसे यूरोपीय मादा है और जापानी नर है। तो पीढ़ी है प्रथम संतानीय पीढ़ी और साथ ही द्वितीय संतानीय पीढ़ी की बात करें, संतान सामान्य होती है। इसमें नर संतान तो सामान्य होती है और मादा संतान मध्यलिंगी इंटरसेक्स बनता है। 50% स्वस्थ सामान्य व 1/2 जो है वो मध्यलिंगी बनते हैं। साथ ही जापानी मादा हो और यूरोपीय नर हो तो प्रथम संतानीय पीढ़ी और द्वितीय संतानीय पीढ़ी में हम देखें तो नर संतान वही सामान्य 50% मध्यलिंगी इंटरसेक्स होगी, जबकि मादाएं सामान्य होंगी। उक्त परिणामों के आधार पर गोल्डस्मिथ ने विभिन्न प्रजातियों में लिंग निर्धारण कारकों के आपेक्षिक सामर्थ्य को लिंग निर्धारण हेतु आधार माना। यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि मध्यलिंगी इंटरसेक्स यहाँ प्रजननशील होते हैं, प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। अगुणित एवं द्विगुणित क्रियाविधि की बात करें, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। आर्थ्रोपोडा संघ के कीट वर्ग के कुछ प्राणियों विशेषतः हाइमेनोप्टेरा जिसमें मधुमक्खी, बीज, बर, वेब्स और चींटी आंट्स आती हैं में मादा द्विगुणित डिप्लॉइड होती है, जबकि नर अगुणित या हैप्लॉइड होते हैं। मादा इनमें सामान्यतः अगुणित हैप्लॉइड अंडे देती है जो निषेचित होकर द्विगुणित युग्मनज या डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। इन युग्मनजों में से 2 प्रकार की मधुमक्खियां उत्पन्न होती हैं। प्रथम तो सामान्य द्विगुणित रानी डिप्लॉइड क्वीन होती है जो जननक्षम होती है, और दूसरे अजननक्षम अप्रजननशील मादा श्रमिक होती हैं, ये भी द्विगुणित होती हैं लेकिन ये संतान पैदा नहीं करती है। कई अगुणित अंडे एनिसेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस द्वारा डेवलप होते हैं जिन्हें हम नर कहते हैं, इन्हें ड्रोन्स भी कहते हैं। द्विगुणित लार्वा डिंबक जिन्हें केवल रॉयल जेली भोजन प्राप्त होता है
जननक्षम रानी निर्मित करते हैं, जबकि अन्य भोजन या बी ब्रेड मिलने पर द्विगुणित जो श्रमिक हैं वो जो है जनन के योग्य नहीं रह जाते हैं। जनक में देखिए नर में अगुणित 16 क्रोमोसोम हैं, गुणसूत्र है, जबकि मादा द्विगुणित होती है उसमें 32 है। इसमें सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होने से 16 ही क्रोमोसोम रहते हैं। प्रथम संतानीय पीढ़ी अगर मिल जाती है मादा से तो 32 मादा द्विगुणित हो जाती है और नर अनिषेक जनन द्वारा पार्थेनोजेनेसिस से अगुणित बना रहता है और उसमें 16 ही क्रोमोसोम होते हैं। ये मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की बात बताई गई है। स्त्री पुरूप गाइनेंड्रोमॉर्फ्स की बात करें, स्त्री पुरूप उन प्राणियों को कहा जाता है, गाइनेंड्रोमॉर्फ्स उन प्राणियों को कहा जाता है जिनमें शरीर के कुछ भाग नर के तथा कुछ भाग मादा के होते हैं। स्त्री पुरूप अजननक्षम होते हैं और ये बिरले ही मिलते हैं। गाइनेंड्रोमॉर्फ्स स्त्री पुरूप फल मक्खियों में, तितलियों में, गुब्रेबर्ड्स, बर में, मक्खियों में और रेशम कीट आदि में देखे गए हैं। पहला इनके प्रकार है अग्र पश्च स्त्री पुरूप एंटीरियर पोस्टीरियर गाइनेंड्रोमॉर्फ। यह प्रकार गुब्रेलों में देखा गया है। इसमें अग्र एवं पश्चिम भागों में विपरीत लिंगीय शरीर होता है। अग्र भाग पे दूसरे लिंग का होता है, पश्चिम भाग पे दूसरे लिंग का होता है। द्विपार्श्व स्त्री पुरूप बायलेटरल गाइनेंड्रोमॉर्फ। इस प्रकार की शरीर का आधा भाग यानी आधा पार्श्व भाग जो होता है वो एक लिंग का होता है और बाकी बचा हुआ आधा पार्श्व भाग विपरीत लिंग का होता है। इसका उदाहरण फल मक्खी है, फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला मेलोनगैस्टर है। तीसरा है लिंग पाइबॉल्ट्स। स्त्री पुरूप या गाइनेंड्रोमॉर्फ्स के इस प्रकारांत शरीर के यत्र तत्र मतलब अलग अलग स्थानों पर नर और मादा युतकों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। ड्रोसोफिला के स्त्री पुरूप का जो है डायग्राम आपके सामने है। स्त्री पुरूपता के क्या क्या कारण है, रीजन्स ऑफ गाइनेंड्रोमॉर्फ्स। स्त्री पुरूप एक्स गुणसूत्र की हानि से भी बन सकता है, साथ ही द्विकेंद्रीय अंडोत्पत्ति द्वारा हो सकती है यह हानि। उसकी एक्स गुणसूत्र की हानि द्वारा उत्पन्न होने वाले स्त्री पुरूप का परिवर्धन जो है 2n ऑटोसोम्स हैं, द्विगुणित ऑटोसोम्स प्लस XX गुणसूत्र संयोजन से प्रारंभ होता है, किंतु कोशिका विभाजन के दौरान एक X गुणसूत्र की हानि हो जाए। फलस्वरूप हानि हो जाने के कारण संतति कोशिकाओं में अलग अलग यानी 2n ऑटोसोम प्लस XX क्रोमोसोम व 2n ऑटोसोम प्लस X गुणसूत्र संयोजन हो पाता है। युग्मनज अवस्था पश्चात प्रथम विभाजन में यदि यह घटना परिघटित हो जाती है तो द्विगुणित ऑटोसोम प्लस XX वाला भाग मादा बन जाता है, 2n ऑटोसोम वाला और एक X क्रोमोसोम वाला भाग जो है नर शरीर का निर्माण कर देता है। नर युग्मक मेल गैमिट्स की बात करें तो n एक ऑटोसोम है प्लस एक X क्रोमोसोम है। इसी तरह मादा युग्मक फीमेल गैमिट की बात करें n ऑटोसोम है प्लस X क्रोमोसोम है। निषेचन फर्टिलाइजेशन द्वारा 2n बराबर a ऑटोसोम प्लस XX क्रोमोसोम तो जाइगोट बन गया। इसका प्रथम विभाजन होता है तो 2n मतलब द्विगुणित ऑटोसोम प्लस XX तो मादा भाग का निर्माण करता है। 2n a प्लस x एक सिंगल X क्रोमोसोम जो ऑटोसोम के साथ होता है वो नर भाग का निर्माण करता है। ये फल मक्खियों में स्त्री पुरूप या गाइनेंड्रोमॉर्फ्स बनने की प्रक्रिया हमने पढ़ी है। गोल्डस्मिथ ने रेशम कीट के स्लब के अंदर मौत में द्विकेंद्रीय अंडोत्पत्ति द्वारा स्त्री पुरूप बनने या गाइनेंड्रोमॉर्फ्स बनने की प्रक्रिया का वर्णन किया है। रेशम कीट स्लब सिल्क वर्म मौत में नर XX होता है, जिसका डायग्राम देखिए। अंड दो केंद्रक युक्त अंड है, ध्रुवीय काय केंद्रक विहीन है। ये शुक्राणु जो है निषेचन के समय अंड को निषेचित करने के लिए इसके पास आ जाते हैं। निषेचन पश्चात युग्मनज की स्थिति आपके सामने है और नर भाग कैसे बन रहा है, XX क्रोमोसोम वाला नर भाग बन गया, XY क्रोमोसोम वाला मादा भाग बन गया। मादा XY गुणसूत्र वाले होते हैं। कभी कभी युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस विशेषतः अंड जनन ओवोजेनेसिस या ooजेनेसिस के समय केंद्रक ध्रुवीय काय या पोलर बॉडी में नहीं जाकर अंडे में ही रह जाता है, जिससे अंडा द्विकेंद्रिकीय अर्थात XX और XY क्रोमोसोम युक्त हो जाता है। इस प्रकार का अंडा दो शुक्राणु द्वारा निषेचित होकर प्रदर्शित चित्रानुसार स्त्री पुरूप का निर्माण करता है, जो चित्र हम प्रदर्शित कर चुके हैं। एकल कारकीय लिंग निर्धारण मोनोफैक्टोरियल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें फलमक्खी ड्रोसोफिला में एक रूपांतरकारी जीन ट्रा लिंग निर्धारण को प्रभावित करता है। यह लिंगीय व प्रभावी होता है तथा अपनी भिन्नित क्रिया का समयुग्मजी यानी TRA और TRA उपस्थित हो तो नर गुण को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार XX मादा में TRA जीन प्ररूप होने पर यह अजननक्षम नर बनाता है, जबकि XY
नर में टीआरए प्ररूप होने पर भी सामान्य नर ही बना रहता है। इससे सिद्ध होता है कि टीआरए जीन लिंग निर्धारण को सीधा यहाँ प्रभावित करता है। लिंग निर्धारण का कोशिकीय आधार, साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बार एम बार्ट्रम ने 1949 में विशेष लिंग के स्तनपायी जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में विशेष अभिरंजकों से गहरी रंगने वाली कुछ बॉडी या काय को खोजा। ये काय केंद्रक आवरण के भीतर की ओर लगा हुआ अक्रिय एक्स गुणसूत्र का हेटेरोक्रोमेटिन होता है। इसे बारकाय के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से प्राणी का लिंग ज्ञात किया जा सकता है। बारकाय की संख्या सदा एक्स गुणसूत्रों की संख्या से एक कम होती है। मनुष्य जाति में पुरुषों की कोशिकाओं में चूंकि मात्र एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, अतः बारकाई यहाँ एब्सेंट होती है, जबकि स्त्रियों में दो एक्स गुणसूत्र होने से एक बारकाई वहाँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। टर्नर सिंड्रोम महिला में 3 प्ररूप 22 ऑटोसोम्स 22 जोड़ी ऑटोसोम्स प्लस एक एक्स क्रोमोसोम होने से एक भी बारकाई यहाँ नहीं मिलती है। इसी प्रकार क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नर में जीन प्ररूप 22 ऑटोसोम प्लस XXY होता है जीनोटाइप, इसलिए इसमें एक बार न्यूक्लिक अभिरंजक से रंग कर देखने पर सूक्ष्मदर्शी में बारकाई का स्पष्ट रूप से अवलोकन किया जा सकता है। मानव रक्त की न्यूट्रोफिल कोशिका में जो है बारकाई या बार बॉडी की स्थिति देखिए। नारी में ड्रम स्टिक दिख रहा है, इसी प्रकार ड्रम स्टिक बॉडी की उपस्थिति और नर में इसकी एब्सेंस स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन को स्तनपायी जीवों की मादा के रक्त में उपस्थित न्यूट्रोफिल्स में ड्रम स्टिक बॉडी के रूप में देखा गया और वर्णित किया गया, और यह केंद्र किसी पाली या लोब के साथ चिपकी हुई पाई जाती है। बारकाई की संख्या जीनी प्ररूप एक भी नहीं, 22 ऑटोसोम्स प्लस XY। नर एक बारकाई 22 प्लस ऑटोसोम प्लस XX। नारी एक भी नहीं, 22 ऑटोसोम प्लस X। नारी टर्नर सिंड्रोम जिसका जीनोटाइप 44 प्लस X होता है। एक बारकाई युक्त नर जिसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होता है, 22 ऑटोसोम जोड़ी तो 22 का 44 प्लस XXY, जिसमें 2 X क्रोमोसोम हैं जिनमें से एक बार बॉडी इसमें दिखाई देती है। मानव में बारकाई से लिंग निर्धारण स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। साथ ही बारकाई की नारी कोशिका में उपस्थिति और नर कोशिका में अनुपस्थिति भी चित्र के माध्यम से दर्शाई गई है। बारकाई को आप देख सकते हैं केंद्रक के अंदर एक स्पष्ट रूप से छोटी सी बिंदी नुमा संरचना में दिख रही है, और पुरुषों की कोशिकाओं में यह पूर्णतया अनुपस्थित होती है। थैंक यू।